उसने लंच के लिए 20 सेंट दिए, अभी पैसे पूरे भी नहीं दिए थे कि स्टाफ ने खाना दे दिया। इतनी तेज स्पीड देखकर रे वही का वही हैरान रह गया। उस समय तक उसने फास्ट फूड का नाम भी नहीं सुना था। वो थोड़ा कंफ्यूज सा सड़क किनारे बेंच पर बैठ गया और देखने लगा कि बाकी लोग कैसे खा रहे हैं। सब एकदम मजे से खा रहे थे। एक बच्चे ने तो सीधा उसे उठाया और एक बड़ा सा बाइट ले लिया। खाने का ये तरीका उसे बड़ा मस्त लगा। उसने भी बच्चे की तरह ही एक बाइट लिया। तभी वहां से एक सफाई कर्मचारी गुजरा और उससे बात करने लगा। उसने पूछा कि उसे ये बर्गर कैसा लगा। रे को तब समझ आया कि सामने खड़ा ये मामूली सा सफाई कर्मचारी ही इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट का मालिक है। उसने जल्दी से अपना विजिटिंग कार्ड दिया ताकि इस रेस्टोरेंट के बारे में और जान सके। रे एक सेल्समैन था जिसने अपनी आधी जिंदगी सफर में बिता दी थी और हमेशा रास्ते में ही खाना खाता था। पर उस समय के अमेरिका में खाने के इंतजार में बहुत समय बर्बाद होता था। सबसे तेज ड्राइव इन रेस्टोरेंट में भी आधा घंटा लग जाता था। वो 52 साल का हो चुका था और उसका करियर एकदम फ्लॉप था। एक मिल्क शेक मिक्सर की एजेंसी लेने के लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, लेकिन उसकी मशीनें इतनी भारी और बेकार थी कि कोई नहीं खरीदता था। 3 महीने में एक भी मशीन नहीं बिकी। तभी उसके पास एक फोन आया। उसके आदमी ने बताया कि किसी ने एक साथ 6 मिक्सर ऑर्डर किए हैं। रे को लगा कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के लिए एक ही मशीन काफी होती है। इसलिए उसने दोबारा चेक करने को कहा। जवाब मिला कि 6 नहीं बल्कि 8 मशीनें चाहिए। फोन रखते ही उसने ये नहीं सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। वो तुरंत गाड़ी लेकर कई किलोमीटर दूर मैकडॉनल्ड्स के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। एक छोटी सी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कस्टमर बहुत थे, लेकिन खाना मिलने की स्पीड बहुत तेज थी। जब मालिक को पता चला कि ये वही मिक्सर बेचने वाला है तो उसने खुशी खुशी उसे अपना किचन दिखाया। वहाँ हर कोई अपना काम कर रहा था, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। बर्गर बनाने के हर स्टेप का टाइम फिक्स था, इसलिए एक बर्गर कुछ सेकंड में ही बन जाता था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उनका टोमेटो केचप भी अपना ही बना हुआ था। मैकडॉनल्ड्स भाई खुद हर एक चीज पर नजर रखते थे। फ्रेंच फ्राइज तलने का टेम्परेचर और टाइम सब सेट था। अगर कोई नया आदमी भी आए तो वो भी तुरंत काम शुरू कर सकता था। रे इस तरीके का दीवाना हो गया। रात को उसने दोनों भाइयों को डिनर पर बुलाया ताकि उनके बिजनेस की कहानी सुन सके। दोनों भाइयों ने भी कुछ नहीं छुपाया और खुशी खुशी अपनी बातें बताई। मैकडॉनल्ड्स बाकी रेस्टोरेंट से अलग था। तेजी ही इसकी कामयाबी का राज थी। उन्होंने असेंबली लाइन का तरीका अपनाया, जिसमें वेटर खाना गाड़ी तक नहीं लाते बल्कि कस्टमर खुद लाइन में लगकर खाना लेते हैं। इससे बहुत सारे पैसे और समय की बचत हुई। उन्होंने बर्तन भी हटा दिए और कागज की पैकिंग का इस्तेमाल शुरू किया। इससे कस्टमर को भी आसानी हुई और बर्तन धोने का खर्च भी बचा। और तो और भाइयों ने नोटिस किया कि बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, ये 3 चीजें ही उनकी 90% कमाई का हिस्सा थी। उन्होंने फालतू का मेनू हटा दिया और सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर फोकस किया। जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। एक परफेक्ट रेस्टोरेंट बनाने के लिए दोनों ने टेनिस कोर्ट पर चाक से किचन का मैप बनाया और हर चीज सेट की। स्टाफ ने बिना खाने के बार बार प्रैक्टिस की और वो खड़े होकर कमियां निकालते रहे। तब जाकर ये सबसे शानदार तरीका तैयार हुआ। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स खुलते ही वहां सुपर हिट हो गया। उस रात रे को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो रेस्टोरेंट पहुंचा ताकि दोनों भाइयों से फ्रेंचाइजी ले सके। पर भाइयों ने कहा कि वो पहले ही ट्राई कर चुके हैं और उन्होंने 5 दुकानें भी खोली थी, पर दूरी की वजह से दिक्कत हुई। रास्ते में ही खाना खराब हो जाता था और क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। गंदे किचन और खराब बर्गर ने उल्टा उनका ही नाम खराब कर दिया। दोनों भाइयों के पास इतना समय नहीं था कि वो हर जगह स्टाफ से माथा पच्ची करते रहे। उनके हिसाब से 10 बेकार दुकानें खोलने से अच्छा है कि एक बढ़िया क्वालिटी वाली दुकान हो। रे अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। उसमें 2 बड़े बड़े सुनहरे मेहराब थे। ये दोनों भाइयों का सपना था। वो अपने सरनेम को इसमें जोड़कर इसे अपनी पहचान बनाना चाहते थे ताकि गाड़ी से जाने वाले लोग इसे दूर से ही देख सके। रे दोनों भाइयों के दिल की बात समझ गया। वो तुरंत गाड़ी लेकर फीनिक्स की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, लेकिन वो सुनहरे मेहराब रात के अंधेरे में और भी चमक रहे थे। वो उन्हें बिना पलक झपकाए देखता रहा, मानो उसने अपना फ्यूचर देख लिया हो। ऐसी ही चमक पूरे अमेरिका में फैलेगी। मौका सामने था और उसे ये पकड़ना था। वो रातों रात घर वापस आया। उसके दिमाग में सिर्फ वो सुनहरे मेहराब घूम रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका उत्साह ठंडा कर दिया, ये कहकर कि इस उम्र में उसे ये सब पंगे नहीं लेने चाहिए। लेकिन रे एक बिजनेसमैन था और उसके बड़े सपने थे। अगर वो एक बार और कोशिश न करता तो उसे मरते दम तक शांति नहीं मिलती। अगले दिन वो फिर से उन भाइयों के पास गया ताकि उन्हें मना सके। उसने कहा कि इतने सालों में सफर करते हुए उसने सबसे ज्यादा कोर्ट और चर्च देखे हैं। वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन लोग हमेशा क्रॉस और झंडे को याद रखते हैं, क्योंकि उनका एक मतलब होता है। और मैकडॉनल्ड्स का भी अपना एक सिंबल होना चाहिए। दोनों भाई ये सुनकर चुप हो गए। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरा बिजनेस अंपायर खड़ा करने की बात थी। एक धर्म की तरह मैकडॉनल्ड्स को हर जगह फैलाना था। रे की इन बातों ने सच में उनके दिल को छू लिया, लेकिन दोनों भाइयों ने फिर भी समझदारी दिखाई और एक एक डिटेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। कोई भी बदलाव बिना उनकी मर्जी के नहीं हो सकता था। रे के लिए सबसे जरूरी था फ्रेंचाइजी लेना, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे साइन कर दिए। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। रे ने कई बैंकों के चक्कर काटे, लेकिन उसे एक पैसा नहीं मिला। मजबूरी में उसे एक बार फिर अपना घर गिरवी रखना पड़ा। कोल्ड ड्रिंक का खर्च कम करने के लिए वो सीधा कोका कोला के हेड ऑफिस गया। उसने कप पर उनका एड छापने और सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट बेचने का वादा किया। वो खुशी खुशी भाइयों को ये बताने गया, पर उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। दूसरों का ऐड करना मैकडॉनल्ड्स के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। मजबूर होकर रे ने अमीर लोगों की पार्टियों में जाना शुरू कर दिया ताकि उनसे दोस्ती कर सके। बहुत कोशिशों के बाद वो कुछ इन्वेस्टर ढूंढ लाया, पर जब रेस्टोरेंट बनाने की बारी आई तो रे और भाइयों में फिर से बहस हो गई। उसने जगह देखी और अच्छे से रिसर्च की, लेकिन जब उसने ओवन और बेसमेंट बनाने की बात कही तो डिकड़ गया कि पहले आर्किटेक्ट से पास करवाना होगा। एक तरफ वो बिजनेसमैन था जो पागलपन की हद तक बिजनेस बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ क्वालिटी से समझौता न करने वाले भाई। दोनों के बीच दरार बढ़ती गई। इस वजह से काम की स्पीड भी धीमी हो गई। खैर, एक लंबे इंतजार के बाद रे का पहला स्टोर आखिरकार खुल गया। पहले ही दिन बहुत भीड़ थी। रे ने
खुद किचन में खड़े होकर हर एक चीज पर नजर रखी और सब कुछ परफेक्ट रखा। लेकिन पहले स्टोर की कामयाबी पर वो रुकने वाला नहीं था। रे का अगला टारगेट और भी बड़ा था। वो फिर से अमीर लोगों की पार्टियों में जाने लगा और मौका मिलते ही मैकडॉनल्ड्स का प्रमोशन करने लगा। इस बार उसके पास दिखाने के लिए एक सक्सेसफुल स्टोर था, तो एक महीने में 3 डील साइन हो गई। पर वो लोग, जैसा भाइयों ने कहा था, सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। स्टोर का बुरा हाल था, साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी और किचन भी एकदम गंदा रहता था। यहाँ तक कि वो ऐसी चीजें भी बेच रहे थे जो उन्हें नहीं बेचनी चाहिए थी और ना ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। वो बर्गर लेकर सीधा मैदान में निवेशकों के पास गया और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा। इसके बाद रे ने उन सभी स्टोर्स को बंद कर दिया। जब उसे कोई नया रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उसकी मुलाकात एक जिद्दी सेल्समैन से हुई। वो आदमी बाइबल बेच रहा था और छत पर अड़ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके इस जुनून को देखकर रे को अपने पुराने दिन याद आ गए। रे को अचानक समझ आ गया कि अमीरों के पास बहुत सारे मौके होते हैं, जबकि जो गरीब होते हैं वही मौकों की कद्र करते हैं। लियोनार्ड ने अपनी पत्नी के साथ फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जल्द ही उसका स्टोर भी खुल गया। जैसी उम्मीद थी, वो भी रे की तरह पूरा दिन किचन की हर एक छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता था। उसकी पत्नी भी पूरी मेहनत से ब्रांड की इमेज बनाए रखने में लगी रहती थी। इसी तरीके से रे ने कई मेहनती लोगों को अपने साथ जोड़ा। उनके स्टोर्स एक एक करके हिट होने लगे। मैकडॉनल्ड्स तेजी से फैलने लगा। कुछ ही महीनों में रे ने बड़ा नाम कमा लिया और वो एक मशहूर बिजनेसमैन बन गया। अब वो जहां भी जाता, तालियों और फूलों से उसका स्वागत होता। लेकिन बिजनेस जितनी तेजी से बढ़ा, पैसों की उतनी ही तंगी होने लगी। उसे लोन भी चुकाना था और दोनों भाइयों को हिस्सा भी देना था। मुनाफा बढ़ता देख उसके मन में लालच आ गया। उसने दोनों भाइयों को फोन किया और कई अजीबोगरीब मांगे रखी। वे तो पहले ही इस तरह से फैलने के खिलाफ थे, तो अब दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। ऊपर से बैंक वालों ने भी रिकवरी के लिए घर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने बहुत समझाया कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बैंक ने मोहलत नहीं दी। रे बुरी तरह फंस चुका था और सोचने लगा कि पैसे कैसे बचाए जाए। तभी एक फ्रेंचाइजी ओनर उसके पास आया। उसका मानना था कि उनके प्रोसेस में बड़ी दिक्कत है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज और बिजली का खर्च बहुत ज्यादा था। फिर एक औरत ने इंस्टेंट मिल्क शेक का पैकेट निकाला, जिसका स्वाद असली मिल्क शेक से भी बेहतर था। इससे न सिर्फ बिजली का बिल बचता, बल्कि समय भी आधा लगता। ये देखकर रे की उम्मीद फिर से जाग उठी। लेकिन जब उसने ये आइडिया दोनों भाइयों को बताया, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। डिक के साथ तीखी बहस के बाद परेशान रे दोबारा बैंक के पास कुछ दिनों की मोहलत मांगने गया, पर अब उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा था और बैंक वाले भी बेवकूफ नहीं थे। इस बीच एक नौजवान वहां बैठा सब कुछ सुन रहा था और लगातार कुछ सोच रहा था। जैसे ही रे बैंक से बाहर निकला, वो भी उसके पीछे पीछे आ गया। हैरी नाम का ये लड़का मैकडॉनल्ड्स की तकदीर बदलने वाला था। उसने कहा कि जब इतने सारे स्टोर शानदार चल रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं, तो मतलब बिजनेस मॉडल में ही कोई खोट है। रे को तुरंत लगा कि ये लड़का काम का है, इसलिए उसने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसे दिखा दी। रिपोर्ट्स देखकर हैरी ने लंबी सांस ली। उसने बताया कि मैकडॉनल्ड्स का अभी का मॉडल ये है कि फ्रेंचाइजी वाले खुद लोकेशन चुनते हैं और फिर ब्रांड के नाम पर बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन स्टोर बनाने से लेकर ट्रेनिंग और मशीनें खरीदने तक सारा पैसा उसी में लग जाता है और स्टोर पर भारी कर्ज हो जाता है। वो समझ गया कि रे मैकडॉनल्ड्स की असली ताकत को पहचान ही नहीं पा रहा है। हैरी ने उसे सलाह दी कि वो बर्गर के उस मामूली मुनाफे के पीछे न भागे, बल्कि वो फ्रेंचाइजी वालों को जमीन दे, बड़ी मात्रा में कमर्शियल जमीन खरीदे और फिर उसे किराए पर दे, और इसे एक सख्त शर्त बना दे कि जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उसे ये जमीन लेनी ही होगी। इस तरह स्टोर बनने से पहले ही रे का पैसा वापस आ जाएगा और फिर इसी पैसे से वो और जमीन खरीदकर अपना बिजनेस लगातार बढ़ा सकता है। रे की जैसे आंखें खुल गई। उसने तुरंत एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई और मैकडॉनल्ड्स के नाम का सहारा लेकर एक तरफ स्टोर्स खोले और दूसरी तरफ जमीनें खरीदी। टीवी पर फैमिली कल्चर वाले विज्ञापन भी चलाए। महज 6 महीने के अंदर ही मैकडॉनल्ड्स सबसे मशहूर फूड ब्रांड बन गया। रियल एस्टेट कंपनी मैकडॉनल्ड्स के नाम से चल रही थी, लेकिन दोनों भाइयों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। रे का पलड़ा अब भारी था। उसने जबरदस्ती सभी फ्रेंचाइजी वालों को इंस्टेंट मिल्क शेक अपनाने पर मजबूर किया। इसके साथ ही वो नैन्सी के भी काफी करीब आ गया। साथ काम करते करते जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया और अपनी उस पत्नी को, जो किसी काम नहीं आती थी, उसने पूरी तरह भुला दिया। तलाक लेने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का एक भी शेयर नहीं छोड़ा। रियल एस्टेट के बिजनेस में वो इतना आगे निकल गया कि उसने पहले मैकडॉनल्ड्स की जमीन भी खरीद ली और वे दोनों फाउंडर भाई अब उसी के किराएदार बनकर रह गए। उनका पूरा कंट्रोल बस उसी एक स्टोर तक सिमट कर रह गया। दोनों भाइयों के इल्जामों का सामना करते हुए रे अब पहले की तरह शांत और सीधा नहीं रहा था। गुस्से में तिल मिलाए दोनों भाइयों ने उस पर मुकदमा करने की सोची, लेकिन अब उसकी संपत्ति पूरे देश में फैली हुई थी। सिर्फ कोर्ट की फीस ही उनके बस की बात नहीं थी। बाद में रे ने $27 लाख देकर मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड और सारे शेयर्स खरीद लिए। साथ ही उसने वादा किया कि वो हर साल मुनाफे का कुछ हिस्सा उन्हें देगा, ताकि दोनों भाइयों का एहसान चुका सके। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अपना खुद का बनाया हुआ ब्रांड उसे सौंप दे। वॉशरूम में डिक ने आखिरकार वो सवाल पूछ लिया जो उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। उस दिन जब हम मिले थे, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया था, वो सब कैसा लगा था? हमने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था, हमारा पूरा सिस्टम, सारे राज। हम तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह थे, तो फिर तुमने उसे चुराया क्यों नहीं? तुम हमारा आइडिया लेकर बाहर जा सकते थे और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते थे। अपने आइडिया के साथ तुम फेल हो जाते। तुम्हें कैसे पता? क्या मैं अकेला ऐसा इंसान था जिसे तुमने किचन का टूर दिया था? उसने यकीनन वहां कई लोगों को बुलाया होगा और उनमें से कितने लोग कामयाब हुए? कई लोगों ने रेस्टोरेंट खोले। क्या वो मैकडॉनल्ड्स जितने बड़े बन पाए? बिल्कुल नहीं। डिक को कुछ समझ नहीं आया और शायद वो कभी समझ भी नहीं पाएगा। आखिरकार अगर वो समझदार होता तो कोई और उसकी मेहनत का फल नहीं खा रहा होता। और आज तक मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि कामयाबी का कोई जादू नहीं है, बस चलते रहना है। रास्ते में अक्लमंद लोगों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं। हुनर तो हर जगह बिखरा पड़ा है, लेकिन जो डटा रहे ऐसे लोग बहुत कम है। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा काबिल लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कमी उन लोगों की है जो गिरकर भी आगे रेंगते रहते हैं। फिल्म खत्म हो गई है, अब आगे का सफर आपको खुद ही तय करना है।